हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और कल जो हमने डिस्कस किए थे वो सन 2016 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी में इकोनॉमी में पूछे गए हैं, वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, कुछ चीज़ें सीखी थी हमने। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सन 2017 और 2018, इन 2 ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बोलोगे कि सर लेक्चर लंबा होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। इसी वजह से आज की क्लास में 2018 के क्वेश्चन भी एड ऑन जो है वो कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मिला के हमारे 3 साल के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। और कोशिश करते हैं इस हफ्ते हम जितने भी पीवाई क्यूज हैं पिछले 8 साल के 9 साल के यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के, वो सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे। आप हमारे यहाँ से कोचिंग जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको इन सब लोगों की मेंटोरशिप के नीचे जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। और अगर आप सीरियसली प्रीलिम्स अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले एक बार अपनी मंजिल को देख लो, यहाँ पे जाना है। यूपीएससी का अगर आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होती है, तो यहीं पे सब प्रोसीजर जो है वो होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए नया साल नई शुरुआत के साथ ये काम कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहते हैं विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक बनाया गया था जिसको बोला जाता था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो ये बनाया गया था इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इसका मेजर मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, देश में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको डेवलप करना, और इन चीजों को इस तरीके से डेवलप करना कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाए। और बेसिकली जिसे बोला जाता है एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है? मान लो आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की गई है, ऐसी रोड बनी, ठीक है, कोई कंपनी ऐसी आई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जिसके चलते आपके गांव के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जिसके चलते आपके गांव में जो है इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, आपके गांव में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जमीनों के रेट ऊपर जाने शुरू कर देते हैं, तो उसको सोशल ओवरहेड कैपिटल इसके नाम से जाना जाता है। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये बेसिकली सेबी के नीचे जो है वो आता है। ठीक है, तो पहली लाइन जो है वो गलत हो गई। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के लिए कैसे हो सकता है? ठीक है, नीति आयोग अगर आपने रीड किया होगा तो आपको पता होगा इसके फंक्शन कुछ और होते हैं। इसके फंक्शन बेसिकली होते हैं रिकमेंडेशन देना, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि इसके पास पैसा जो है वो जमा है। आपको पता होगा 2016 में नीति आयोग आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। और यदि हम उस चीज को रीड करते हैं तो उसमें पहली चीज जो लिखी जाती है वो यही लिखी जाती है कि प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन नीति आयोग जो है वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। वो सिर्फ एडवाइज कर सकती है, सुजेशन दे सकती है। तो आपको ये चीज जो है वो देखते ही कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएगा, अगर तैयारी जो है वो ठीक ठाक की है, कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो नीति आयोग के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इट हैज अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख एट प्रेजेंट। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग है। अगर 2016-17 के आसपास बात करें तो प्रीलिम्स के लिए लोगों की अपनी अपनी जो है वो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो है वो क्या बोलते हैं क्या, तो उसमें उस समय तक ये बोला जाता था कि यूपीएससी जो फैक्ट एंड फिगर प्रीलिम्स के एग्जाम में डालता है वो ज़्यादातर रॉन्ग होती है। लेकिन इसी चीज़ को 2019 के बाद चेंज कर दिया गया था। और इसी वजह से 19 से पहले के क्वेश्चन देखोगे उसमें जितने भी फिगर्स होती हैं वो ज़्यादातर रॉन्ग दे रखी होती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें तो या तो आता है या नहीं आता, तो इसका इतना नहीं था फिगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज आपने क्या करना है? आज आपने ये सर्च करना है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर विच इज नाइदर वन नॉर टू। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर के लिए बनाया गया था, जिसमें इनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए,
हाई ग्रोथ सेक्टर्स में, और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कैटेगरी 2 में आता है, और इसको सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, ये पहला इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको सेटअप किया गया था सन 2015 फेब में। ठीक है, और मेजरली इसमें जो अमाउंट रखी गई थी वो कितनी थी, 40,000 करोड़ की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्या बोली गई है, 4 लाख करोड़। इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं थी, 40,000 करोड़ की अमाउंट थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। कहते हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे मेजर एडवांटेज क्या था, मेजर फायदा क्या था। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस collected by multiple authorities and thus create a single market in the Indian economy। पहली स्टेटमेंट बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कोई गलत लग रहा है इसमें। कहते कि ये एक तरीके का, इस तरीके का टैक्स था जिसने ज्यादातर टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स जो है वो लगा दिया, और ये एक सिंगल मार्केट के रूप में उभर के आया। सेकंड, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द current account deficit of India, which enables to increase in the foreign exchange reserve। current account deficit और जीएसटी दोनों का आपस में कोई लिंक है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फॉरेन की चीजों से डील करता है, जीएसटी जो है वो ज्यादातर यहाँ की लोकल चीजों से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट, it will increase the growth and size of economy of India, will enable it to overcome China in the near future। अम्ब्रेला स्टेटमेंट है, सही हो सकता है, तो इन दोनों स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस लग रहे हैं और इस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का चांस लग रहा है। ठीक है, तो वही बिल्कुल सेम, इसका आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन्होंने इसको जो है वो ऑप्शन नहीं माना, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में सोचें तो ये चीज हो सकती है वैसे तो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ऑन दिस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनके बारे में चीजें बता रखी हैं, देखते हैं क्या है। टैक्स रेवेन्यू एट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2007 से लेके 17 तक ये बोल रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये स्टडीली इंक्रीज हुई है। स्टडीली इंक्रीज जो है वो नहीं हो रही होगी, अगर ये लिखा हुआ आता कि हैज ओनली इंक्रीज्ड फिर वो ज्यादा रेलेवेंट बनती। इन द लास्ट डेकेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है, देखिए बहुत ज्यादा। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो हमारे पास पैसा आया वो एकदम से इंक्रीज हुआ है, दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी पिछले 10 साल में एकदम से इंक्रीज हुआ है। अगर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों के चलते जो है हम ये बता सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, प्लस इन्होंने जो मेजरली ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था जिसके चलते रॉन्ग हुआ वो था स्टेडीली। अगर हैज इंक्रीज होता इसका मतलब नॉर्मल लेवल पे इंक्रीज होता है। स्टेडीली में जो ग्राफ बनाया जाता है तो आपको पता होगा वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, उसको बिल्कुल ऐसे बनाया जाता है, और इसका मीनिंग जो है वो ये होता है कि आपका जो इंक्रीज देखा जा रहा है वो बहुत तेज है इंक्रीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश करने का मकसद जो है वो क्या था उसके बारे में बताइए। पहली पहला ऑप्शन जो दे रखा है, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसमैन। नेक्स्ट, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू इनकरेज यंग जनरेशन टू सेट अप बिजनेस स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहीं पे भी यंग जनरेशन के बारे में बात जो है वो नहीं की गई, तो इसी चीज के चलते जो है ये 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये स्मॉल बिजनेसमैन और फार्मर को, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं तो उनकी हेल्प के लिए जो है वो ये बनाया गया, जो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस में जो है
कहीं पे भी यंगस्टर्स का मेंशन जो है वो नहीं किया गया है, और इसी के चलते ये जो तीसरी वाली स्टेटमेंट थी ये इस आंसर में जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई। कहते हैं यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने का सबसे मेजर फायदा जो है, बेनिफिट जो है वो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। मोबाइल वॉलेट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। कि जैसे अगर आप बात करें मोबाइल वॉलेट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, तो क्या ये सही है? अगर मैं बिना वॉलेट के भी जो है किसी बस में चला जाता हूँ और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके मैं कर सकता हूँ, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे देख लेते हैं, डिजिटल करेंसी विल फुली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन 2 decades। ये बात हम कैसे बता सकते हैं? ये तो कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन करेंसी है वो आने वाले 20 साल में फिजिकल करेंसी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी और फिजिकल करेंसी का अस्तित्व जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये देखने में ही रॉन्ग लग रही है, मान लो मुझे ये नहीं भी पता था फिर भी ये रॉन्ग है। एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। एफडीआई इनफ्लो का ऑनलाइन पेमेंट से क्या लेना देना? अगर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो एफडीआई ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी ड्रास्टिकली, वो भी नहीं हो सकता पॉसिबल। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू पुअर फार्मर विल बिकेम वेरी इफेक्टिव। कहते हैं पुअर फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी पास ऑन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो कन्फ्यूज़न आपको आई होगी वो इन दो ऑप्शंस के बीच में आई होगी, लेकिन एक चीज़ सिंपल सी माइंड में रखिए, इसका बैंक अकाउंट से, जन धन अकाउंट, इन सब चीज़ों से लेना देना है। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से फार्मर की सब्सिडी का कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट ऑफ एवरीवन इन इंडिया, तो उस केस में इसका आंसर डी हो जाता, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एमपीसी। एमपीसी के बारे में आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग वाले लेसन में मैंने समझाया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते हैं इट डिसाइड द आरबीआई बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट। कहते हैं एमपीसी ही है जो आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है बेंचमार्क का वो डिसाइड करती है। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूड द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इट्स एवरी ईयर। ठीक है, कहते हैं 12 मेंबर की ये ऑर्गेनाइजेशन है। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कहते हैं ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के नीचे जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये गलत है। कारण इसका ये है, जब आपको मनी एंड बैंकिंग करवाया था तो उसमें लिखवाया था 6 मेंबर बॉडी है ये। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। ठीक है, और मेजरली इसका जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? इजी एमसीक्यू है, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कौन सी चीज जो है वो न्यूज में रहता है उसको डिफाइन करती है। द इंसेंटिव गिवन टू द बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड प्रिटेंडिंग टू बैंक। कहते अगर कोई मान लो व्यापारी है, वो उसके पास कोई पैसे नहीं आया, अगर वो डेबिट कार्ड से पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है, उस समय सरकार जो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इवन अगर वो आपने मशीन इस्टेब्लिश करनी है, आपने देखा होगा कि कईयों के पास एक मशीन होती है, आप उसमें डेबिट कार्ड जो है वो स्वैप करो और उसमें आपके पैसे कट जाते हैं। उसमें मेजरली जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस उसमें ये रखे जाते हैं कि वो जैसे 30 दिन में इतनी बार वो ट्रांजैक्शन उसमें होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो फिर उसके बाद फाइन पड़ता है, उसको कुछ पे करना होता है। अगर एक बार स्वाइप किया तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो पे करेगा। तो इस चीज़ के चलते वो डिस्काउंट तो क्या ही होगा। ठीक है, तो आंसर ए जो है वो नहीं हो सकता। द अमाउंट पेड बैक टू द बैंक टू देयर कंज्यूमर व्हेन दे आर डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो डिस्काउंट जो बैंक के द्वारा दिया जाता है किसको? अपने कंज्यूमर को, जब वो ट्रांजैक्शन करता है कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने के समय। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कंज्यूमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। जो बैंक का डेबिट कार्ड है उसके थ्रू जब वो पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसको द चार्ज टू अ मर्चेंट,
उस समय उसको जो चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक अभी बताया था ना रिसेंटली 2 मिनट पहले, मैंने बोला था कि आपको अगर आप वो मशीन वो रखना चाहते हैं अपने पास, तो आपको ये शो करना होगा कि 30 दिन में इतनी ट्रांजैक्शन मेरे पास होती है, और उसका कुछ अमाउंट जो है वो आपको बैंक को देना होगा। तो उसी चार्जेस, द चार्ज टू अ मर्चेंट, वो चार्ज जो मर्चेंट पे करता है जब भी वो कभी जो है पेमेंट एक्सेप्ट करेगा बाय बैंक्स डेबिट कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड के द्वारा, उस समय जो पैसा जो है वो बैंक को देगा, तो उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर सही है ये वाला, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इसका। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या बोल रहे हैं, कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। जो एफआरबीएम है, रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट, फॉर द जनरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो इसके लिए है, एंड 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, कहते हैं फिजिकल एफआरबीएम एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसको, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि 60% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है उसको कम करना है। इसमें से 40% जो है वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 20% किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। क्या ये चीज सही है या गलत है? तो इसका आंसर आएगा ये गलत है, 40-60 नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21% ऑफ द जीडीपी, नहीं ये भी रॉन्ग है, ऐसा कुछ प्रोविजन उसमें नहीं था, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कभी मेंशन नहीं थी। तो सेकंड ऑप्शन गया, तो ये दोनों ऑप्शन गए, ऑप्शन बी एंड ए बचा अभी। ए जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, तो ए के ऊपर अभी उसमें रखते हैं, कि जैसे आप रख लेते हो कि ये ना इधर सही या ना रॉन्ग, तो इसमें रखते हैं, ये डाउट में है, अभी इसके ऊपर विचार करेंगे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टेकन द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फार्मर ओन्स अ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ द लेटर। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है किसी भी स्टेट के ऊपर, टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले कंसेंट जो है वो लेना होगा यदि वो फार्मर का लोन जो है वो माफ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी उसके ऊपर जो है वो है। तो आंसर 1 और 3 जो ऑप्शन है वो तीनों सही हो गए। एनके सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी एफआरबीएम एक्ट की। हमारा जो फिजिकल पॉलिसी वाला लेसन है तो उसमें इन चीज़ों को भी डिस्कस किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग, द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। कहते हैं जितना हमने फॉरेन के देशों से एडिबल ऑयल मंगवाया है और जितना हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं, दोनों में जो है वो फर्क है। जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है जितना हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कंज्यूमर ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल इन स्पेशल केस। कहते हैं अगर एडिबल ऑयल स्पेशल केस में इंडिया में मंगवाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार जो है वो कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगाती। इसका आंसर है नहीं लगाएगा सरकार तो उसके ऊपर, लेकिन ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। एडिबल ऑयल हम बाहर वाले देशों से ज़्यादा मंगवाते हैं लेकिन अपने देश में इतना प्रोड्यूस जो है वो नहीं करते। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये उस ईयर के जो है वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को दी गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। इवन हम जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर रोल रहता है। ये पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी एटीएम्स को जो है वो ज्वाइन करने का, लिंक करने का काम जो है वो करती है। इसका आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई है वो, एनपीसीआई जो है वो एटीएम, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब चीज़ों की चीज़ें करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को कौन सी चीज़ है जो बेहतर तरीके से डिफाइन जो है वो करती है। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी की एक बार डेफिनेशन देख लो। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। वो मनी जो क्रेडिटर को जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है कोई भी पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी चीज पब्लिकली जो है, कमोडिटी जो है, मान लो कोई भी चीज
फ्री टू पब्लिक, अगर लोगों के लिए फ्री है, सरकार ने कर दी बाय द गवर्नमेंट, तो इसका मीनिंग क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, रॉन्ग। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ये भी रॉन्ग है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ये सी जो है वो हो सकता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो उन्होंने जो फ्री में चीज की है उसका जो बर्डन है वो एक्चुअल में टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, टैक्स पे किया तभी तो जाके वो फ्री हुआ ना। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी डू नॉट और नॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, कहते अगर आपके इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड द पर कैपिटा, अगर आपका एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो नहीं शो करेगा अगर आपके देश में क्या चीजें हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर, ये नहीं होगा। एग्रीकल्चर फेल टू कीप पेस विद, ये भी नहीं होगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, इंपोर्ट ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर ये चीज होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि जैसे मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊं, मैंने आपको एजुकेशन दी, आप कोई चीज सीख ली, ठीक है, मैंने आपको मान लो कोई कोडिंग सिखा दी या कुछ भी सिखा दिया, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सी चीज इसको बेहतर तरीके से डिफाइन करती है? इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्वायर मोर कैपिटल, हमारे जो भारत के लोग हैं इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा इंक्वायर करने में हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अक्यूमुलेशन ऑफ टेंजेबल वेल्थ, टेंजेबल वेल्थ वो होती है जो कोई भी ले सकता है, नहीं, टेंजेबल वेल्थ नहीं होती। अगर मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, कोई आपसे ले नहीं सकता, विद्या नहीं ली जा सकती ना। अक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजेबल वेल्थ, ऐसी वेल्थ जो दिखाई नहीं देती, जो ले नहीं जा सकती। तो ऑप्शन 2 एंड 4 जो है वो सही बना है इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग अ हायर सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन, हालांकि हमारी जो इकोनॉमी में सेविंग है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाई सेविंग इकोनॉमी है हमारी, कैपिटल फॉर्मेशन में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट, कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसने सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है वो शो किया है अपनी ग्रोथ में। और इसका जो मेजरली एम है, या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट, कहते सेविंग अच्छी हो रही है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था तो उस समय मैंने बताया था हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कितना पैसा लगा के, मान लो ये शर्ट है, इसको बनाने के लिए कितना पैसा लगाना होगा? अगर ये हाई होगी, इसका मीनिंग ये हुआ आपको ज्यादा पैसा लगा के कम चीजें मिल रही है। अगर ये लो होगी, इसका मतलब आप कम पैसे में ही ज्यादा चीजें लगा सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने देशों को देखा, जिस देश में भी जो है लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो चल रही है, आप उस देश में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करोगे। कारण इसका ये होगा कि वहां कम पैसे में ज्यादा चीजें बनाई जा सकती हैं। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट डू नॉट मैनेज एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहते हैं आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को तो मैनेज करता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मैनेज नहीं करता। नेक्स्ट, टी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो टी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कहते टी बिल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं लेकिन स्टेट के द्वारा इशू नहीं किए जाते। नेक्स्ट, टी बिल्स ऑफर आर इशू एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। टी बिल्स जो इशू किए जाते हैं वो उनके ऊपर जो फेस वैल्यू है उससे कम उस पे पैसों पे जो है वो इशू किए जाते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 2 एंड 3, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आरबीआई जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों की सिक्योरिटीज को मैनेज करता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल्स लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि उसको डिस्काउंट रेट पे जो है वो किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 एंड 3, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, capital adequacy ratio is the amount that bank have to maintain in the form of their own funds to often any loss that bank incur in the account holding fail to repay dues.
ठीक है, कैपिटल अकाउंट एडिक्वेसी रेशियो वो पैसा है जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना होगा कि कल को अगर मान लो जिस व्यक्ति को लोन दे रखा है वो भाग गया या उसने लोन जो है वो प्रॉपरली अमाउंट में पे नहीं किया, तो वो जो एज अ बैरियर या शॉक एब्जॉर्बर काम करेगा वो पैसा। CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रही है कि CAR हर बैंक अपना खुद डिफाइन करता है। पॉसिबल है? तो CAR हर बैंक जो है वो कुछ भी डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट ओनली, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। डिजिटल पेमेंट के कंटेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट दी रखी है, देखते हैं क्या है। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद a UPI enabled bank account while a chip pin debit card has 4 factors of authentication, भीम ऐप हैज ओनली 2 factors of authentication। बताइए, जो ऑनलाइन पेमेंट को यूज करता है, NPCI के द्वारा जो है वो भीम ऐप बनाया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि भीम ऐप अलाउ करता है यूजर को कि किसी भी दूसरे अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन ओनली 1 आएगा। दूसरी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि चिप पिन डेबिट कार्ड डज नॉट हैव 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाइल भीम हैज 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें 3 फैक्टर की ऑथेंटिकेशन होती है, और जो नॉर्मल आपके पास डेबिट कार्ड होता है, ATM कार्ड होता है, उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलके जो है वो इसको रॉन्ग बना देती है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के कंटेक्स्ट में जो है वो फॉलोइंग स्टेटमेंट को मैच करो। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। वर्ड क्या यूज किया गया? स्टडीली। पिछले साल 17 के क्वेश्चन पेपर में भी यही वर्ड यूज किया गया, 18 में भी यही, और जहां पे ये यूज किया जाता है वो ज्यादातर रॉन्ग होती है स्टेटमेंट। अभी तक मान लो स्टेटमेंट रीड भी नहीं की, बस ये देखा था। To put the public sector bank in order, the merger of associated bank with the parent SBI has been affected। ये सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेडीली इंक्रीज नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं, इसकी PPT जो है वो लेना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, तो हमारा बारकोड आप स्कैन कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए आपको वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद।